जाता है, ब्रीमहण क्या है, क्यों किया जाता है, रुक्षण यानी रूखा करने वाली, शरीर को रूखा कब करना चाहिए नेचुरल तरीका से। सभी लोग अपने ऑडियो को म्यूट रखिए मुकेश जी। हाँ, उसको रूखा क्यों किया जाता है, शरीर खुद से रूखा क्यों होता है, इसके भेद को जो जानता है। युवराज जी ऑडियो म्यूट रखिए जरा, है ना। स्नेहन यानी चिकनाहट पैदा करने वाली, जो हम लोग तेल घी बसा मज्जा आदि जो चीजें हम देते हैं पेशेंट को, तो वो क्यों देते हैं, कब देते हैं, किस विधि से देते हैं, जो इस बात को जानता है। जानिते यह सवै भिषक, जो इस बात को जानता है वही पक्का वैद्य है। एक चीज मैं आपको बताता हूं कि अगर आप पंचकर्म पद्धति से इन चीजों को समझते हुए अगर आप चिकित्सा देते हो, आपके पास अगर 10 रोगी आता है, उस 10 में से 10 ही पेशेंट ठीक होकर के जाएगा। यदि हमारे पास ऐसी आदत है कि नहीं, हमें तो न बमन कराने से मतलब है, न विरेचन, हमें तो भैया बड़ा ही डर लगता है, अरे ना भाई ना, बमन कराना मुझे बड़ा डर लगता है, अगर कुछ ऐसा हो गया तो रोगी, वो डर कब लगेगा रोगी को, ऐसे उल्टे पुल्टी स्थिति कब होंगे, तब होगा जब आप इन बातों को पंचकर्म की, इन जो हम पढ़ेंगे 3-4 महीने तक, जिन जिन टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल डीप में जाएंगे। बेशक साल भर लग जाए कोई बात नहीं, 5 साल में बीएमएस होता है, 1 साल लग गया हमारा, 1.5 साल लग गया यहाँ तक आने में, 1.5 साल। अभी 1 साल में हम लोग पूरा पंचकर्मों के बाद फिर हम लोग चिकित्सा स्थान से सिद्धि स्थान तक जाएंगे। फिर तो महाराज कोई हमें पकड़ नहीं सकता। इतनी पंचकर्म के बाद चीजें करने में, फिर हमें वस्ती वगैरह तक पहुंचने पर हमें बहुत मजा आएगा, है ना। इतनी जानकारी हमारे अंदर आएगा, क्योंकि आयुर्वेद का जान है, शान है पंचकर्म। तो चलिए जरा क्या लिखा है, लंघन करना है। तो चलिए पहले इस लंघन को हम पहले जानते हैं, या सबसे पहले हम जानेंगे ब्रीमहण के बारे में। बेसिकली लंघन, लंघन का मतलब क्या है मुकेश जी, क्या पढ़े हैं हम, लंघन क्या चीज है, भूखा रहना, जिससे शरीर को हल्का होता है। हल्कापन। ठीक है, तो देखिए जरा, ये जो एक अध्याय है लंघन ब्रह्मण्यम अध्यायम, इसको अब हम जरा यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे। क्या लिखा है, तपस्वाध्याय निरता आत्रेय शिष्य सत्तमान, ये तो हो गया। चलो अब यहाँ पर चिकित्सा के 6 प्रकार इन्होंने बताया, इसे आप लोग ना अपने डायरी में नोट करते हुए जाओ, बहुत अच्छा रहेगा अगर हम इसको नोट करते हुए जाएंगे तो। एक सेकंड, क्या क्या है, लंघन है, चिकित्सा का ये क्रम बता रहा है। ये हमारे पास एक पेशेंट आया, तो पंचकर्म हमें करना है, उसको चिकित्सा देना है, कोई भी दवाई देना है, तो ये 6 उपक्रम को पहले समझना है, और उसके बाद फिर उसको क्या करना है वो फिर बाद में हमें सोचना होगा। पहले ये 6 उपक्रम हमें समझना होगा। 6 उपक्रम क्या क्या है, पहले नंबर में है लंघन। तो हम इन पंचकर्म की इस क्लास में लंघन के बारे में इतिश्री पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली उसको समझने का प्रयास करेंगे। बेसिकली लंघन क्या है, और हमें लंघन को किस तरह से पेशेंट में हमें अप्लाई करना है, किस किस तरह से लंघन होता है, और लंघन की विधि क्या है, कैसे कैसे लंघन की जाती है, वनस्पति से कैसे करना, व्यायाम आदि भी होता है, आहार विहार से कैसे हम लंघन कर सकते हैं। बेसिकली इन चिकित्सा उपक्रम, इसे हम चिकित्सा उपक्रम बोलते हैं। तो चिकित्सा उपक्रम को अप्लाई करने से पहले हमें समझना होगा कि बेसिकली ये है क्या चीज। जब एक चिकित्सक समझता है कि बेसिकली ये क्या चीज है, तब वो किसी पेशेंट में अप्लाई करने में उसको बड़ा आनंद आता है। अच्छा, किस कंडीशन में है, कितना % उसको लंघन हुआ है, किस तरह का लंघन देना है, ये सारी चीजें पंचकर्म का सबसे शानदार चीज है ये। इस 6 उपक्रम को जाने बगैर कोई भी आदमी पंचकर्म टच नहीं कर सकता, पंचकर्म नहीं कर सकता, पक्की बात है। अगर जिसने ये उपक्रम सीख लिया, समझ लो उसको मजा आने वाला है, आपको भी पढ़ने में बड़ा अच्छा लगेगा। बस इतना ही सी बात है कि समझना बड़ी जरूरी है, समझने के बाद तो सूत्र समझ में आ जाए, चिकित्सा आपके लिए बहुत सिंपल जाने वाला है। ठीक है, तो पहले नंबर में है लंघन, दूसरे नंबर में हम बृहद तरीका से पढ़ेंगे ब्रीमहण, तीसरे नंबर में हम पढ़ेंगे रुक्षण,
नोट करते हुए जाइए आप जरा। तीसरे नंबर में है रोक्षण, चौथे में है स्नेहन, स्नेहन, पांचवे में है स्वेदन, छठे में है स्तंभन, स्तंभन। बेसिकली हमारा पृथ्वी जल तेज वायु आदि ये जो 5 महाभूत है ना, ये 5 महाभूतों से बना हुआ है ये हमारा शरीर। शरीर अब ये हमारा जो महाभूत है, वो महाभूत का नेचर कैसा है, वो किस चीज को जानता है, वो क्या करना जानता है, उसने बस ये 5 या ये 6 चीजें उसने जाना है। प्रकृति ने ये 6 ही चीज उसको पता है, इसके सातवां कोई चीज उसको नहीं मालूम। उसको इतना मालूम है कि लंघन करना है। देखो जब किसी को कैंसर होता है तो कैंसर में क्या है, कुछ ऐसी कोशिकाएं बढ़ जाता है, शरीर को लगता है कि यार ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है, पता नहीं क्या आकर के घुस गया। शरीर बस इतना जानता है कि अब शरीर को हल्का करना है, यानी लंघन करना है। शरीर इस चीज को जानता है, कुछ तो आ गया, इसको सुखाना है, इसको छोटा करना है। लंघन का मतलब साइज को कम करना है। शरीर जानता है प्रकृति जानता है। इसलिए धीरे 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 व्यक्ति क्या हो जाता है, सूखते हुए जाता है, दुर्बल होते हुए जाता है, कमजोर होते हुए जाता है। तो प्रकृति का एक तरीका है ये लंघन करना। प्रकृति भाई इतना ही जानता है, बाकी और कुछ नहीं जानता। उसको गाली देना उसको नहीं आता, 3600 बातें सुना करके उसको भगाना उसको नहीं पता, बस सिंपल सी चीजें वो जानता है। दूसरे नंबर में ब्रह्मण करना। ब्रह्मण करने का मतलब क्या है? अच्छा, संतर्पण और ब्रह्मण ये दोनों अलग अलग बातें हैं। संतर्पण सुना है आप लोगों ने? हैंड रेज हाँ जी, हाँ जी। संतर्पण और ब्रह्मण ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, बताइए किसको मालूम है? ब्राह्मण का मत होता बढ़ाना, संतर्पण का होता है घटाना। क्या बात है। हाँ, नहीं 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 नहीं, आप भी अभी गलत बोल रहे हो। कोई और है जो बताए जरा? ब्राह्मण का सब बढ़ाने के लिए उसमें मधुर रस का सेवन किया जाता है, और हाँ, संतर्पण के लिए मतलब वो चीज नहीं देनी उसको, हल्की वाली चीज देनी है। हल्कापन मतलब कमजोर करने के लिए उसको। वो संतर्पण भी बढ़ाने वाला है क्या सर? संतर्पण बढ़ाने वाला है। मुकेश जी क्या हो गया? देने का मतलब देखो है देखो देखो, मैं बताता हूँ। देखो संतर्पण और ब्रह्मण ये दोनों ही बढ़ाने वाली क्रियाएं हैं, लेकिन बढ़ाना किस तरह से है? अब प्रकृति चीजों को बढ़ाने की भी देखो 2 विधि है। जैसे हमने तो देखा भाई बढ़ाना, लेकिन प्रकृति हमारे शरीर में जो बढ़ाने की जो क्रियाएं है ना, उसने 2 तरीका रखा है। पहले तरीका है वो संतर्पण करता है। तो संतर्पण का मतलब है धातुओं को पोषण दे करके उसको बढ़ाना। संतर्पण का मतलब है वो हमारे तमाम सेल को न्यूट्रिशन देता है। क्या देता है उसको? उसको शक्ति देता है। उसको क्या करता है वो? उसको संतर्पण करता है। बेसिकली संतर्पण शब्द का अर्थ समझ लो, कहीं पर भी संतर्पण ये शब्द आता है, इसका मतलब है शरीर के किसी कोशिका में, शरीर के किसी धातुओं के किसी अणु परमाणुओं में उसको एनर्जी देना, उसको पावर देना, उसको उसके शक्ति को बढ़ाना, उसके इम्यून कैपेसिटी को बढ़ाना संतर्पण है। लेकिन ब्रह्मण क्या चीज है? ब्रह्मण है हमारे शरीर के अणु परमाणुओं के साइज को बढ़ाना। ब्रह्मण देने से व्यक्ति के शरीर के अणु परमाणुओं का साइज बढ़ता है, तो वह आदमी मोटा हो सकता है। आया समझ में? ये दोनों बातें हैं। आया समझ में? चरक सूत्र स्थान अध्याय नंबर 22, इसी के संदर्भ में ये बातें भी यहाँ पर लिखा हुआ आता है। संतर्पण और ब्रह्मण ये दोनों बातें समझ लो, क्योंकि एक ही आयुर्वेद है। में कहीं पर भी अगर आप समझोगे सुनोगे तो ये आयुर्वेद की भाषा है। अब बार बार हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ जी अणु को बढ़ाने वाली, या 2 ही बात होंगे। कहीं पर भी आएगा ब्रह्मण करना, इसका मतलब क्या है? अणु और परमाणुओं के साइज को बढ़ाना। तो अणु परमाणु के साइज को बढ़ाने वाले कौन कौन सी चीजें हैं? कौन कौन सी चीजें? मधुर जैसे मधुर रस। अश्वगंधा है। जैसे अब अश्वगंधा किस तरह से अणु परमाणु के साइज को बढ़ाता है? जैसे एक आता है आपका, उसका नाम है एक फल, जिमीकंद जैसे ही होता है यार, मैं उसका नाम भूल गया उस फल का। बिदारी कौन सर? बिदारी कंद, यस। बिदारी कंद है। बिदारी कंद क्या करता है?
बिदारिकंद क्या करता है? ये संतर्पण करता है कि नहीं करता है? ये बिदारिकंद करता है। संतर्पण भी करता है, मगर ये ब्रिह्मण ज्यादा करता है। तो देखो, जितनी भी चीजें जिसको खाने से इंसान के साइज को बढ़ा दे, वो जो है ब्रिह्मण हो गया। और उसको खाने से हमारे शरीर के अंदर नस नस में जान आ जाए, बुखार आने के बाद जो हम, या लंघन, जैसे कि अगर हमने वमन किया, विरेचन किया, इन क्रियाओं के बाद जो हम संसर्जन करते हैं, संसर्जन करते वक्त जो जो भी चीजें हम रोगी को खाने के लिए देते हैं, वो सभी क्या करता है? वो सभी संतर्पण करता है। क्या करता है? वो अणु परमाणुओं के अंदर बल को बढ़ाने वाला काम करता है। लेकिन अगर कोई आदमी दुर्बल हो गया, कहता सर बड़ा ही दुर्बल है, इसके मोटापा को बढ़ाना है, तो क्या करना चाहिए? धातुओं के जो टिश्यूज है उसके साइज को बढ़ाने वाली दवाई, जैसे अश्वगंधा है। अश्वगंधा क्या करेगा? मांस धातु के अग्नि को बढ़ा करके खुद ही मांस धातु के अंदर प्रवेश करता है और उसके टिश्यूज को क्या करता है? ये बढ़ाने का काम करता है। शिरा, स्नायु, कंडरा मांस धातु से और रक्त धातु से संबंध रखता है। तो क्या करेगा अश्वगंधा? मांस धातु के अग्नि को बढ़ाएगा और बढ़ने पर खुद ही अंदर प्रवेश करेगा और टिश्यूज के साइज को बढ़ाना शुरू करेगा। इसीलिए अश्वगंधा हो गया। इसको किस बात के लिए माना जाता है? हमारे ऐसे ही कुट हो गया, कुष्ठ नाम का वनस्पति, या भी ऐसे ही शतावरी हो गया। ये सभी वनस्पति क्या है? मांस धातु को ब्रिह्मण करता है, मगर ये संतर्पण भी करता है। तो संतर्पण समझ में आया, ब्रिह्मण समझ में आया। देखो, पंचकर्म के लिए हमें ये सभी जो उपक्रम है उसको हमें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है? किसी का इसके विषय में कोई क्वेश्चन है? अभी शायद हैंड रेज कर रहे थे आप लोग। हाँ जी। अभी जो मैंने आपको बताया, ये मैंने अपने मन से नहीं बताया है। आप अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय नंबर 14 सूत्र क्रमांक पहला और दूसरा, इसमें जाइए और इसकी जो आशय है वो सभी है। अजीत कुमार जी, आप क्या दिखा रहे हैं? प्लीज आप उसको सारी चीजें आप दिखाना बंद करिए। ठीक है? अब हम क्रमशः इस अध्याय को हम ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम आगे की ओर हम बढ़ते हुए जाएंगे। ओके, अजीत जी बताइए, क्या क्या क्वेश्चन है आपका? प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी। हाँ जी, बताइए। अजीत जी, आपने हैंड रेज किया, चलो ठीक है। इस अध्याय को हम एक बार दोबारा देखेंगे, है ना? उसके बाद हम धीरे धीरे करके पंचकर्म की बाकी बातों के ऊपर हम जाएंगे। देखिए सूत्र क्रमांक 5, 6 और 7। तमुक्तवंत मात्रेय अग्निवेश उवाच। आत्रेय की इस तरह की बातें सुन करके जो उन्होंने कहा कि षड उपक्रम के बारे में जब उन्होंने कहा, लंघन, ब्रिह्मण, रुक्षण, स्नेहन, स्वेदन, स्तंभ आदि इन चिकित्सा के उचित काल में जो हम प्रयोग करने की बातें इन्होंने तीसरे और चौथे नंबर के सूत्र में बताया। बताने से क्या हो गया? अग्निवेश बोल पड़े। भगवन लंघनम किंचित लंघन यास कीदृशा ब्रिह्मणम ब्रिह्मणियास रुक्षणियास रुक्षणम। उन्होंने कहा कि महाराज ये लंघन किस चिड़िया का नाम है? क्या चीज है ये लंघन? इससे क्या होता है? लंघन का गुण क्या है? उसका स्वभाव क्या है? क्यों हमारे पास एक व्यक्ति आया है तो चिकित्सा का 2 उपक्रम एक और बताया है ना? कौन सा उपक्रम है हमारे पास चिकित्सा का? एक है संतर्पण, संतर्पण करना है या अपतर्पण करना है? क्या करना है? हमारे पास एक पेशेंट आया तो उस पेशेंट को हमें 2 में से कोई एक ही चीज करना है। अभी ये जो 6 चिकित्सा का उपक्रम जो है, इन उपक्रम को लगा करके, ये 6 उपक्रम को लगा करके हमें क्या करना है? या तो संतर्पण करना है या अपतर्पण करना है। क्या करना है? या उसके संतर्पण का मतलब हमने क्या माना है? उसके अणु परमाणुओं को, उसके धातु और उसके सारे टिश्यू को बल देने वाली क्रियाएं करनी है, उसको बढ़ाने वाली उसको ब्रिह्मण करना है या संतर्पण करना है, ये क्रियाएं करनी है। चाहे ABCD कोई भी पेशेंट आए,
या ये हो सकता है कि उसको लंघन कराना है, यानी उसको अपतर्पण कराना है, उसके अंदर जो चीजें हैं उसको घटाना है। आपने बस दो ही चीजें करना है, तीसरा कुछ नहीं करना। या तो उसका जो चिकित्सा का उपक्रम है या तो बढ़ाने वाली करना है या घटाने वाली करना है। मान लीजिए आपके पास एक पेशेंट आया, कहता सर मुझे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रहा है, बार बार उल्टी आने जैसी स्थिति हो रही है, शरीर में भारीपन लग रहा है। तो कौन सा उपक्रम क्या हो गया होगा, शरीर को संतर्पण हो गया होगा, है ना? हो गया होगा कि नहीं हुआ हुआ? संतर्पण हो गया होगा। अब क्या करना चाहिए? अपतर्पण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अब अपतर्पण। अगर वो बोलता है सर मेरे को डायबिटीज हो गया, सर मेरे पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया, सर मेरे को थायराइड हो गया है, सर ये हो गया, हेन हो गया, तेन हो गया, क्या करना चाहिए? ओके, ठीक है सर, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पंचकर्म की सभी ए टू जेड सभी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे, सुनिएगा। और जो भी आपके मन में सवाल आता है इसको नोट करना है, जो भी सवाल आता है एंड में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। चिकित्सा, आपके पास कोई भी रोगी आया तो चिकित्सा का उपक्रम क्या है? ये 6 है जो अभी हमने पढ़ा। लेकिन ये 6 उपक्रम को लगा करके हम क्या दो चीजें करने वाले हैं? क्या क्या चीजें करने वाले हैं? या तो घटाने वाली चिकित्सा करेंगे या बढ़ाने वाली चिकित्सा करेंगे। बमन विरेचन, ये कौन सा उपक्रम है? मैं मुकेश जी बताइए। बमन और विरेचन करके हम संतर्पण था उसको अपतर्पण करने वाले यानी घटाने वाली क्रियाएं करेंगे, बमन और विरेचन करके। वस्ती से हम संतर्पण भी करते हैं, अपतर्पण भी करते हैं। वस्ती दे करके हम इंसान के शरीर का जो अणु परमाणु है, जो भी धातु है, उसको हम बढ़ाते भी हैं और वस्ती से हम घटाते भी हैं। इसीलिए वस्ती को अर्ध चिकित्सा बताया गया। वस्ती बहुत परफेक्ट ट्रीटमेंट है, अगर वहां तक हम पहुंच गए वस्ती देने तक तो बहुत अच्छा रहता है। हर रोग, फिर एबीसीडी कोई भी रोग आ जाए, किसी भी रोग में आप कभी फेल नहीं होंगे। ये दवाइयां ही देने की आदत से हमें बाहर जाना चाहिए। सिर्फ दवाई देकर के रोगी को हम ठीक कर सकते हैं, ये सोच से हमें बाहर जाना होगा। चिकित्सा का उपक्रम जो है वो पंचकर्म परफेक्ट तरीका है, ठीक है। तो उसमें या तो हमें, अच्छा देखिए जरा, अब यहाँ पर जो 5th 6th और 7th नंबर वाला जो सूत्र है इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। इन्होंने कहा कि लंघन के बारे में, तो 8, 9, 10 और 5 इसके बारे में यहाँ पर ग्रंथकार क्या कुछ बोलते हैं देखिए जरा। इन्होंने कहा कि लंघन किसको कहते हैं, तो लंघन के बारे में इन्होंने कहा जो शरीर को हल्का कर सकता होगा। लंघन का मतलब क्या है? जैसे लंघन का मतलब है जैसे जिससे हम व्रत करते हैं, खाली पेट रखते हैं, तो ये सारे लंघन के उपक्रम है। लंघन के कुछ कुछ गुण आयुर्वेद ने बताया, हालांकि लिखा तो है चरक में। लंघन से क्या क्या चीजें शरीर में विकास होगा, लंघन करने से शरीर के अंदर क्या क्या चीजें होगा। पहले नंबर में लघुता आएगा शरीर में। बेसिकली लंघन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि लंघन करने से शरीर में लघुता आएगा। लघुता यानी हल्कापन आएगा। लाघव करो करोति, जो शरीर को हल्का रखे। अब ये जो हल्का की जरूरत कब पड़ती है? जब किसी के शरीर में गुरुता आ जाए। ये गुरुता कहाँ से आता है? कफकारक चीजें, कसाय रस प्रदान चीजें। कसाय रस भी पृथ्वी महाभूत प्रदान है। और कफ के चीजें हो गई, जैसे आपने बहुत ज्यादा दूध पिया, दही खाया, घी, माखन, बाजार के सारे ऐसे फ्रूट्स ऐसी चीजें खा लिया, फ्रूट्स खाया, दिन भर सोते रहे, कुछ काम नहीं करते, तो इन सारी चीजों से क्या होता है? शरीर में ब्रीमहण होता है, यानी गुरुता बढ़ता है, हैवीनेस बढ़ता है। तो उसके विपरीत क्या कुछ करना है? लंघन। लंघन से क्या होगा? लघुता आएगा, है ना। ब्रीमहण और लंघन, इन दोनों का हम सापेक्ष यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। लंघन से लघुता आएगा और ब्रीमहण से गुरुता आएगा। ब्रीमहण करने से शरीर में भारीपन आएगा। भारीपन की जरूरत कहाँ पड़ती है? गुरुता की जरूरत कहाँ पड़ती है? जहाँ व्यक्ति में वीकनेस ज्यादा है, उसका अग्नि भी बड़ा प्रबल है, तब हमें यहाँ पर
ब्रिह्मण करना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ लघु गुण इस व्यक्ति के शरीर में आ गया। लघु यानी हल्कापन। उसके जो टिश्यूज है, जैसे कोई कहता है कि सर इसके गॉल ब्लैडर का साइज कम हो रहा है, शरीर के अंदर का कोई ना कोई अर्गन का जो साइज है ना वो कमजोर हो रहा है, प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, वीकनेस आ रहा है उस अर्गन में, इसका मतलब है शरीर प्रकृति के माध्यम से लंघित हो रहा है। लंघित हो रहा है यानी हल्का हो रहा है, लंघन के गुण जो है ना उसमें बढ़ रहा है। क्या करना चाहिए? ब्रिह्मण करना चाहिए। अब ब्रिह्मण के बारे में भी अभी हमने चर्चा किया, संतर्पण करना है या ब्रिह्मण करना है, तो वो देखना होगा कि भाई अगर वीकनेस बहुत, जब बहुत तेजी से, जैसे बहुत सारे लोग बड़े मोटे होते हैं लेकिन क्या होता है उनमें, मोटे तो होते लेकिन कमजोरी बहुत ज्यादा है, तो क्या किया जाए? संतर्पण किया जाए। तो इसको हम बोलते हैं रुक्ष संतर्पण। रुक्ष संतर्पण। जैसे कुछ लोग दुर्बल हैं लेकिन डायबिटीज है, दुर्बल है, दुर्बल रोगी को, दुर्बल अगर रोगी है तो उसको संतर्पण करना है। अब ये सारी चीज अगर आप ध्यान से समझोगे तो हर रोग में आपको चिकित्सा समझ में आएगी। जैसे मैंने कहा, अगर आपको समझ में नहीं आए तो मुझे बोलना है, मैं आपको ये बात दोबारा बताता हूं। ब्रिह्मण कब करना है? जब शरीर दुर्बल हो जाता है, जब कोई अर्गन कमजोर पड़ जाता है, तो ब्रिह्मण करना है। ब्रिह्मण का दो बातें हमने बताया, एक वो संतर्पण हो सकता है, एक वो ब्रिह्मण हो सकता है दुर्बल के लिए। लेकिन प्रमेह जो डायबिटीज है वो कैसा रोग है? संतर्पण वाला रोग है। उसमें क्या होता है? मेद धातु और मूत्र ये क्या हो जाता है? बढ़ता है, इसकी वृद्धि होती है, मेद की वृद्धि हो जाती है शरीर में। अपक्व मेद, अपक्व यूरिन पूरे शरीर में रहता है। समझ में नहीं आया तो मुझे आपने क्वेश्चंस करना है, बाद में नोट करना है अभी। अब यहाँ विडंबना क्या होगा? दुर्बल व्यक्ति है तो लंघन कर नहीं सकते, क्योंकि दुर्बल के लिए लंघन नहीं होना, लंघन करने से तो दुर्बलता और आ जाती है। लेकिन उसको रोग क्या हुआ है? रोग उसको लंघन करने वाली हुई है। तो यहाँ आयुर्वेद बोलता है उसको ब्रिह्मण ही करना है। संतर्पण तो करना है लेकिन कुछ ऐसे द्रव्य से जो लंघन भी करता हो, ब्रिह्मण भी करता हो। ऐसे कौन सी चीजें हैं? जैसे हम जब वातज प्रमेह को पढ़ते हैं तो वहां शब्द आता है जौ के सत्तू, आंवला और शहद डालकर के खाओ। इससे क्या होगा? मूत्र और मेद का वो नाश करेगा और शरीर को ब्रिह्मण करेगा। फिर से बोल रहा हूं, जौ का सत्तू, पहले जौ को फ्राई करो, सत्तू बनाओ। आंवला, आंवले के रस से उसको भावित करो अच्छी तरह से, आंवले के रस निकालो, निकाल करके उसमें रस डाल करके उसको भाव बना दो। उसके बाद क्या करो? शिलाजीत भी यहाँ पर डालने की बात करते हैं। उसके बाद क्या करो? शिलाजीत भी आप डाल सकते हो। अगर नहीं डालना है तो सीधा बढ़िया सा शहद में मिला करके उसको खाओ। क्या होगा? ब्रिह्मण होगा। क्या होगा? शहद भी ब्रिह्मण करेगा, संतर्पण करेगा। जौ को भी संतर्पण करने वाला बताया है, आंवले को भी संतर्पण करने वाला। लेकिन ये तीनों ही अव्वल दर्जे का रूखा है, तो रूखा होने से अब ये तीनों ही मूत्र वर्षोतस में काम करने वाले हैं, यानी यूरिन को और किडनी की सफाई कर देने वाले हैं। तो हमें पेशेंट के हर अवस्थाओं में इसको लंघन करना है, ब्रिह्मण करना है, मगर अवस्था क्या है उसके हिसाब से हमें आयुर्वेदिक ग्रंथ में बताए विचारों से सहमत होकर के अपना भी कुछ हम लगा सकते हैं। गोखरू, गोखरू को भी हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गोखरू रूखा नहीं है। क्या नहीं है? गुरु गुरु स्निग्ध। गुरु स्निग्ध है, वैद्य भगवान ने कहा। गोखरू अगर रुक्ष होता तो जरूर गोखरू वहां हम डालते। द्रव्य को, द्रव्य में कौन सा गुण है, वह गुण ही लंघन करना या संतर्पण करना या अपतर्पण करना वो डिसाइड करेगा। जैसे मैंने तीन चीज आयुर्वेद ने बताया है, चरक ने। प्रमेह में जाओ,
वहां बताया है उसने। दुर्बल व्यक्ति के लिए ये 3 उपक्रम, 3 चीजें हैं, उसको मिला करके डालना। इससे क्या हो जाएगा, लंघन भी होगा, संतर्पण भी होगा, शरीर में जान भी आएगी, ताकत भी आएगी, शरीर मोटा भी होगा, लेकिन मेद और मूत्र को बाहर भी निकाल देगा, रूखा भी करेगा उसको, क्योंकि वह मूत्र व स्रोतस में जाकर के मेद धातु में काम करता है। अब देखो जरा, जो मेद धातु है, मेद धातु, ये अजीत कुमार जी कुछ मैसेज कर रहे, तो महाराज ये ऐसा है कि रोग के हिसाब से हम लोग पढ़ते नहीं है, हम लोग बेसिकली सारे डिटेल्स में हम बात करते हैं, वो सारी चीजें हम बाद में उस जगह में पहुंचेंगे। अब आप चाहोगे कि आज ही सारे रोगों का ही पंचकर्म बता दे, तो संभव नहीं है। पहले आपको हम पंचकर्म के बारे में एक एक करके छोटी छोटी चीजों को, जिसको हमें सोचना समझना चाहिए, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। सूत्र ही वह कड़ी है जिससे आप तमाम रोग और आने वाले नए रोगों के ऊपर आप जीत सकते हो। विचार ही आयुर्वेदिक सोच बहुत बड़ा होता है। देखिए, लंघन और ब्रह्मण अभी हमारा चल रहा है। लंघन जो है वो शरीर में उष्णता को पैदा करता है। वर्षा ऋतु में मूंग का दाल सुबह सुबह सूप बना करके पिया जा सकता था, क्योंकि वो लघुता उत्पन्न करता था, लंघन करता था शरीर का, क्योंकि लंघन जो है वह उष्ण गुण भूयिष्ठ है, उष्ण है। लेकिन अब वही मूंग की दाल इस वक्त अगर आप लोगे तो मूंग की दाल अभी उस लेवल में काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी अभी का ये जो महीना है ये कैसा है, ये ऋतु कैसा है, पित्त का प्रकोप काल है। कैसा काल है ये, पित्त का प्रकोप काल है। देखो, 2 महीने पहले आपने मूंग की दाल का सूप, जैसे मैंने भी लिया था, और हमारे काफी दिलीप कुमार जी ने भी इसको लिया। जब तक वो ऋतु जो पित्त है उसके संचित अवस्था वाला जो ऋतु था, तब तक तो मूंग का दाल जो लघु गुण वाला है, जो लघु गुण वाला है, मूंग की दाल क्या कर रहा था, हमें अच्छा कर रहा था। लेकिन जैसे ही ये आज का ऋतु आया, ये ऋतु कैसा है, पित्त का प्रकोप काल है। इस समय हमें पित्त को बाहर निकालने वाली चीजें करना चाहिए। तिक्ता और मधुर रस प्रदान आहार करना चाहिए। थोड़ा सा गुण, उसका जो गुण है ना, लघु ना होकर के कुछ गुरु गुण वाला हो, क्योंकि गुरु ही लघु के विपरीत है, मधुर भी लघु के विपरीत है, तिक्त रस भी पित्त के तमाम गुणों के विपरीत है। तो ये जो ऋतु है, इन गुणों से युक्त चीजें ही हमें सेवन करना चाहिए। तो आजकल कौन सा चीजें हैं, अब बड़ी कमाल की बात है, जो पाठा नाम का वनस्पति, मैंने एक फोटो वीडियो बना करके यूट्यूब में, आई थिंक फेसबुक में डाला था, आप लोगों ने देखे होंगे। ये पाठा इसी ऋतु में होता है। देखो, प्रकृति भी हमें चीख चीख करके बोलता है कि पाठा जो है वो कैसा है, वो तिक्त गुण प्रदान है, और वह पित्त को क्या करता है, विरेचन करता है, पित्त को शमन करता है, शांत करता है ना। प्रकोप अवस्था में आया हुआ पित्त को शांत करता है। क्या नाम है आपका, पटोल पत्र, सॉरी, पटोल पत्र, उसके जो पत्ते हैं, मैंने काफी ज्यादा उसके फल लेके आया, और ये इसका फल अगर आपके आसपास में है, इन्हीं दिनों आपको खूब 1-2 बोरी उसका फल मिलता है, तो फल को कलेक्शन करो, अंदर के गुठली निकाल करके अलग सा रखिए। वो जो गुठली है, ब्रश दंत मंजन में हम उसको प्रयोग कर सकते हैं, और बाहर का जो छाल है ना, उसको आप सूखने के बाद उसको आप पाउडर बना लो, और उस छाल को आप या तो तेल भी बना सकते हो पका करके। पेशेंट को कहिए, जिसको डायबिटीज है, जिसको फैटी लीवर है, उसको कहिए कि ये जो पेस्ट है, ये जो तेल है या ये जो पाउडर है, आप लीवर के साइड में, स्लिम के बाहर आप उसको पेस्ट लगा लो, पानी पिलाना। तो उससे अगर आप वहां पर अगमर्षण करोगे, घर्षण करोगे, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखता है। मैंने अभी दिया है किसी पेशेंट को, बहुत अच्छा है। जो मेदस्वी लोग हैं, जो मोटे हैं ना, और पित्त पित्त अगर बढ़ा हुआ है, पित्त जो फैटी लीवर है, तो बहुत अच्छा इसमें काम करता है, करके देखो। फाइनली ये है कि पटोल पत्र इन्हीं दिनों इसका तैयार होता है, पका हुआ रहता है, बाहर जाओ जड़ सहित उखाड़ करके लेके आओ। तो लंघन की बात हो रही है, उष्ण
तो वो जो उष्ण गुण है इससे लघुता बढ़ता है। उष्ण गुण से क्या बढ़ता है? लघुता बढ़ता है, लंघन होता है उष्ण से। जितने भी उष्ण प्रकृति के जो द्रव्य है वो लघुता को बढ़ाता है, लंघन को बढ़ाता है। ये जो शीत द्रव्य है वो ब्रह्मण करता है, शरीर के कोशिकाओं को बढ़ाने का काम करता है शीत द्रव्य। लंघन करने वाला जो द्रव्य है वो तीक्ष्ण गुण भूयिष्ठ होता है, तीखा होता है, जैसे काली मिर्च में तीखापन। चाय भी गुरुजी, चाय तो एकदम गुरु हो गया ना, चाय तो गुरु हो गया, अत्यंत वो ग्राही हो गया। चाय चाय तो विष है, वो गुरु ग्राही विष, सभी सगुण है उसमें चाय में, अगर आप दूध डाल के बनाते हो तो देखो तीक्ष्ण गुण है किसमें? जितने भी तीखापन है, जिसको जीभ में लगाने पर जो उसमें जो तीखापन एक स्ट्रक्चर जो उसका जो तीखा सा जो आता है, जितने भी चीजों में आता है वो सभी तीक्ष्ण गुण है। तो वह जो है तीक्ष्ण गुण लंघन ही करता है। समझ की बात यह है, जैसे हम बर्फ खाते हैं, मुंह में लगाए आइसक्रीम, तो उससे जीभ में सेंसिटिविटी बढ़ती है, एक तीखापन बढ़ता है, चाहे वो ठंडा हो चाहे वो गर्म हो, कोई भी हो, अगर उसमें तीखापन है तो वो क्या करेगा? फाइनली लंघन ही करता है। ध्यान देने वाली बात है, अगर आप बहुत ज्यादा आइसक्रीम खाते हो तो क्या होगा? आइसक्रीम से शरीर में मोटापा नहीं बढ़ता, क्या बढ़ेगा? वो तीक्ष्ण गुण होने से लंघन ही होगा, कोशिकाओं को घटाने का काम करेगा। तीक्ष्ण के विपरीत होता है मृदु, और यह जो मृदु गुण है वो ब्रह्मण करता है। दूसरे नंबर में आ गया विशद। विशद के मतलब आप लोगों को पता है किसी को? क्लियरनेस गुरुजी, हाँ जी, क्लियरनेस, क्लियर। हाँ क्लियरनेस। विशद का मतलब होता है क्लियरनेस। इसका मतलब एक उदाहरण लेता हूँ, किसी के हाथ या पैर में बहुत ज्यादा मवाद से भरा हुआ एक कोई घाव है, चारों ओर गंदगी है, मवाद भरा हुआ है, उसमें से मवाद बहुत ज्यादा भरा हुआ है। आपने कुछ ऐसा दवाई खाया, वो धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहा है, सूखते जा रहा है, बाद में क्लीन हो गया है। आयुर्वेद के भाषा में वो क्या हो गया? उसमें विशद गुण बढ़ गया। तो यह जो विशद गुण है ये क्या करता है? विशद गुण कौन सा किसका है? पित्त का या वायु का है? किसका है बताइए? वायु का वायु का जी, वायु वायु का। का है, वायु का। विशद गुण जो है वो वायु का है। तो विशद वायु का। गुण जो है वायु का है, और इस विशद के विपरीत गुण किस क्या है? पिच्छिल गुण है। पिच्छिल गुण से पित्त, ब्रह्मण होता है। तो पित्त देखो का भी जो, है गुरुजी। हाँ ये पिच्छिल गुण जो है वो कफ का हो गया, पिच्छिल गुण कफ का है। तो वो जो मवाद से जो भर रहा था वो बेसिकली क्या है? वो पिच्छिला है। पिच्छिल का मतलब शब्द का अर्थ क्या होता है? लुआबदार। जैसे हमने आटा गूथा और आटा में हमने पानी थोड़ा ज्यादा डाल दिया तो क्या हो जाएगा? पूरा हाथ में सम जाएगा, वो है ना, पूरा चारों ओर चिपक जाएगा। बेसिकली उसी को हम पिच्छिल बोलते हैं। तो वो पिच्छिल है। तो पिच्छिल के विपरीत क्या है? विशद गुण है। तो विशद जो गुण है वो वायु का है, पिच्छिल गुण जो है वो किसका है? कफ का है। कफ। तो पिच्छिल से ब्रह्मण होता है शरीर में, और विशद से लंघन होता है। ठीक है, तो लंघन का परिभाषा, लंघन का शाब्दिक अर्थ समझ में आ रहा होगा। दूसरे नंबर में देखो रुक्ष गुण। रुक्ष गुण से क्या होता है? लंघन होता है, रूखा, रूखापन। रूखापन से क्या होता है? लंघन। किसका गुण है ये? वायु का। वायु का। लंघन होता है। तो लंघन करने वाला पित्त भी है और लंघन करने वाला वायु भी है ना। जैसे पित्त अपने लघु गुण से, अपने उष्ण गुण से क्या करता है? पित्त लंघन करता है। पित्त भी लंघन करता है। कुछ लोग कहते हैं सर पित्त बढ़ा हुआ है फिर भी शरीर दुर्बल हो रहा है, तो संभावना क्या हो सकता है? उसमें लघुता और उष्णता, ये दोनों चीजें बढ़ी हुई हो सकता है। वायु भी लंघन कर सकता है। कौन कौन से गुण से? वायु का ज्यादा है। पित्त में एक और गुण है जिसका नाम है तीक्ष्ण। तो लघु, उष्ण और तीक्ष्ण ये जो है पित्त के गुण है, तो यह भी लंघन करता है। तो ऐसा हम कहते हैं ना कि भाई तो अब ये जो तीनों जो गुण है, ये तीनों ही गुण किस रस में आता है? अम्ल और लवण रस में ये तीनों गुण आता है, लघुता, उष्णता और तीक्ष्णता, इस तरह से आता है। तो रुक्ष जो है इसके विपरीत क्या है? स्निग्ध है। स्निग्ध गुण किसमें बढ़ता है? कफ में। तो कफ जब बढ़ता है, देखो जो ब्रह्मण सिर्फ एक ही दोष करता है जिसका नाम है कफ, लेकिन लंघन दो दोष कर रहे हैं। एक का नाम है पित्त, दूसरे का नाम क्या है?
वायु, वायु। ठीक है। दूसरा है सूक्ष्म गुण। सूक्ष्म गुण किसका है? वायु का। अब यहाँ पर भी लंघन करने वाला सूक्ष्म गुण है, वो वायु का ही है। ये जो सूक्ष्म गुण है ये मन भूयिष्ठ है। इसका संबंध किसके साथ है? मन के साथ है। और इस सूक्ष्म के विपरीत क्या है? स्थूल। स्थूल गुण किसका है? कफ का है। कौन सा महाभूत है? स्थूल कौन सा महाभूत है? मधुर है, कषाय है। ये दोनों ही स्थूल गुण भूयिष्ठ है, ज्यादातर मधुर है। ये रस है सर, रस। हाँ पृथ्वी, पृथ्वी या जल है उसका महाभूत, और जो हाँ, आप बता वो रहे पृथ्वी जो है वो कषाय में भी आता है, पृथ्वी जो है वो मधुर में भी आता है। मधुर और कषाय अगर ये दोनों चीजें बढ़ता है तो क्या बढ़ गया? स्थूलता बढ़ गया। इस तरह से स्थूल गुण कफ का है और ये ब्रह्मण करता है। तीसरा नंबर है लंघन में एक आता है खर। खर, खर मीन्स रफनेस। तो खर किसका गुण है? वायु का। इसके विपरीत है श्लक्षण। श्लक्षण, श्लक्षण किसका नाम है? ईशुकांत जी बताओ। कफ। श्लक्षण किस चीज का नाम है? बताइए जरा कोई। हाँ जी गुरु जी। दिलीप कुमार जी बताओ, श्लक्षण क्या चीज है? नहीं पता गुरुजी, लक्षण तो भूल भाल गया। देखो, एक तरफ से है खर, एक तरफ से है खर, एक तरफ से है श्लक्षण। श्लक्षण का सबका गुण है। श्लक्षण का मतलब है जैसे हमने आटा को गूथा और गूथने के बाद जब हम उंगली लगाते हैं ना तो एक लुआबदार भी नहीं होता, लेकिन एक जाम जैसा बन जाता है। आपस में बहुत ज्यादा जमा हुआ रहता है। जैसे क्ले बोलते हैं ना, एक बच्चे जो खिलौना खेलते हैं, क्ले क्या बोलते हैं उसको? क्ले बोलते हैं। तो क्ले का गुण ये क्या बोलते है? हैं। लक्षण है। और कुछ ऐसी चीजें आता ना, इधर लुढ़काओ तो उधर उधर लुढ़क जाता है, थोड़ा आगे तक फैल जाता है, फिर आकर के मिल जाता है। बेसिकली ये सभी क्या है? लक्षण गुण। एक आगे है सर। सर गुण किसका है? बताइए जरा। पित्त का है। पित्त का है। तो देखो, नोट करो जरा, लंघन करने वाले में पित्त का एक और गुण दिया जिसका नाम है सर। तो सर गुण भी लंघन करता है। उसके विपरीत है स्थिर। सर यानी खिसकना, सरकना। तो ये सर गुण के विपरीत क्या होता है? स्थिर गुण होता है। और यह स्थिर गुण जो है वो कफ का है और ब्रह्मण करता है। ब्रह्मण में स्थिर गुण बढ़ता है। स्थिर गुण किस किस में बढ़ने से क्या होता है? शरीर स्टेबल हो जाता है, स्थिर हो जाता है, बैठे बैठे खाने का मन करता है। हाँ, रिमोट भी इधर से ही दबाऊं और पंखे बंद हो जाए। वो तो चाहता है कि भैया कोई ऐसा खटका मिले, कोई ऐसा रिमोट मिले जो कि रोटी खुद ही बने, पानी भी मेरे गुरुजी, सामने। मन के भी गुण हो सकते हैं। हाँ स्थिरता जैसे मन के भी गुण हो सकते हैं, हाँ, आप मन में बता भी रहे। होता है स्थिरता। स्थिरता जो है, और ये मन में भी होता है। मन में भी स्थिर होना या ये सारी चीजें मन में भी होता है। जो स्थिर गुण है उसको हम चल के विपरीत भी हम उसको समझ सकते हैं। चल यानी गतिशील और स्थिर यानी ठहरा हुआ। लेकिन सर, जो सर गुण है वह भी स्थिर के विपरीत है। सर भी वही सरकने वाला। अब आयुर्वेद में पित्त जो है उसको सर का मतलब कैसा है? देखो, चल और सर ये दोनों एक ही शब्द है, मतलब दोनों का अर्थ लगभग एक जैसा है ना। अब आप में से बहुत सारे लोगों को बड़ा बोर लग रहा होगा कि यार मैं तो पंचकर्म पढ़ने आए, कहाँ चर और सर में फंसक गए। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर हम समझते हुए जाते हैं तो पंचकर्म हमें बहुत आसान लगे। फिर वहां पर आगे ना हम जब जाएंगे भैया बमन करना है, तो बमन की जो भी उपक्रम जब हम पढ़ेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, प्रत्येक शब्द आपको ध्यान से समझ में आएगा। तो उसको समझने के लिए, वहां पर वो बात समझने के लिए आज हमें यहाँ पर ये सारे उपक्रम समझना पड़ रहा है। ठीक है, सभी बातें ध्यान से एक एक करके इसकी छोटी छोटी बातें समझना पड़ेगा। सर गुण के एक सेकंड भगवान जी, मैं क्या जरा है? बात रखूं। सर का मतलब है फैल जाना, चारों ओर से फैलना। जैसे आपने एक स्थिर पानी में पत्थर मारा, अब क्या हो जाएगा? पानी में जो हिलोड़े उठेगा, जो तरंगा उठेगा, वो चारों ओर से फैलते हुए जाएगा, है ना? जाता कि नहीं जाता? लेकिन सरगुण कैसा होगा? जैसा एक मच्छी जब पानी में जाता है तो उस कैसा होता है? आगे की ओर सरकता हुआ जाएगा।
वायु में सी- भी सरगुण चल चल और स्निग्ध गुण है। क्या कह रहे? चल में ये स्निग्ध, इसमें सरगुण में चल और स्निग्ध गुण है ना गुरुजी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चल जो है, चल यानी मैं बात कर रहा हूं, चल जो है, चल देखो, सर के विपरीत स्थिर है, लेकिन हम स्थिर, चल जो है गतिमान है, इस अर्थ में चल को अगर हम लगाएंगे तो उसके विपरीत स्थिर ही होगा। जो कि स्निग्ध जो है, वह जो स्निग्ध है वो रुक्ष के विपरीत है। अभी आपने कहा स्निग्ध, तो वो रुक्ष के विपरीत है। तो सर के विपरीत स्थिर, चल के विपरीत भी स्थिर ही है, ठीक है ना। तो लंघन से एक कठिन कठिन गुण जो है वो वायु का आता है। तो कठिन जो गुण है वह भी लंघन का ही उपक्रम है। कठिनता जब बढ़ता है, इसका मतलब है जैसे शरीर अकड़ जाता है, वैसे अकड़न तो पृथ्वी गुण से भी होता है, लेकिन कठिनता जो है, जैसे बुढ़ापे में जब जब बुढ़ापा बढ़ता है तो क्या होता है, शरीर एकदम अकड़ जाता है, तो कफ भी नहीं होता वहां पर, शरीर कमजोर हो रहा है, दुर्बल हो रहा है, सूख रहा है, शरीर कैसा हो जाता है उसका, एकदम अकड़ जाता है शरीर। तो वो जो उस वक्त का जो वो अकड़न है, वो कठिन गुण के वजह से है। जैसे किसी किसी का गोखरू, क्रोन जो होता है पैर के तलवे में, उसमें कौन सा गुण होता है, कठिन गुण। ये किसका है, वायु का है। उसके वजह से ऊपर जो वायु और ऊपर जो कठिन गुण जो है, ऊपर उसमें जो कठिन गुण जो उसमें दिखता है वायु के वजह से, तो ऊपर से जब आप उंगली लगाते हो, उसके बहुत बड़ा एक हिस्सा नीचे से हिलता हुआ आपको महसूस होगा, पत्थर जैसा लगेगा, और नीचे तक वो क्या हो गया, कठिनता बढ़ गई, किसकी, वायु की। अगर कफ की कठिनता होती तो समूचा एरिया कठिन होता, सिर्फ वायु। कुमार जी ऑडियो को चालू रखो जरा। तो कठिनता जो है वो वायु से अगर होता है तो एक स्थानीय कठिनता हो सकता है जवानी में, वृद्ध अवस्था में होना वो अलग बात है। तो लंघन और ब्रह्मण की ये हमारा जो उपक्रम है, 6 उपक्रमों के संदर्भ में हमने देखा। अब इसी तरह से हम यहाँ पर रुक्षण और स्नेहन, स्वेदन और स्तंभन का ये जो क्रम है उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने इतना ही इसको जाना। परसों हम लोग इसको आगे हम धीरे धीरे करते हुए हम समझेंगे। ये अभी हम लोगों ने जो देखा वो संतर्पण और अपतर्पण के संदर्भ में इसको हमने देखा है। इसको ले जा करके हम कहाँ जोड़ेंगे, इसको ले जा करके हम जोड़ेंगे लंघन में, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसको सबसे पहले लंघन देना पड़ सकता है। चिकित्सा में जैसे होता है ना, अगर कफ प्रधान रोग होगा तो क्या देना है, लंघन देना है। तब आज का जो उपक्रम आपको समझ में आएगा, लंघन में आपने क्या देना है, रुक्षण गुण देना है। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर उपक्रम इसको पढ़ा, लंघन में लघुता बढ़ाने वाली लंघन देना है, उष्णता बढ़ाने वाली लंघन देना है, तीक्ष्णता बढ़ाने वाली लंघन देना है। जब हम कफज रोग में जब हम लंघन करेंगे तो वहां आपको ये प्रॉपर समझ में आएगा कि जो हम लंघन दे रहे हैं वो लंघन क्या, आप क्या चाहते हो, क्या करना है आपने। रुक्ष गुण बढ़े ऐसे लंघन देना है, तीक्ष्ण गुण बढ़े, विशद गुण बढ़े। जैसे किसी का हाथ या पैर में बहुत ज्यादा चोट लग गया और मवाद बहुत ज्यादा है, वो पूरा मवाद से लपटा हुआ है, पूरा स्वेलिंग है उसमें। अब हमें उसको चिकित्सा करना है तो पहले लंघन देना है। भूख नहीं लग रही, शरीर में भारीपन भी है, तो वह लंघन कैसे देना है, विशद गुण भूयिष्ठ, एक एक करके समझना होगा। लंघन का कौन सा उपक्रम किस अवस्था में दिया जाना चाहिए। क्यों मैंने कहा ना आपको कि पंचकर्म हम कम से कम 3 तो बोल रहा हूं, लेकिन 5 महीने तक ये जाएगा। जिसने इस बृहद पंचकर्म पढ़ना है वो 8699175212 मेरे इस नंबर में फोन करें, और उसके बाद इस तरह से हम लोग इस प्रत्येक चिकित्सा के उपक्रम को हम ध्यान से पढ़ते हुए जाएंगे। आप लोग एक्सपर्ट हो जाओगे इस चीज में, ठीक है। फिर आपको किसी भी MD BMS डॉक्टर जिनके पास आप जाते हो, सर हमें आप कुछ पढ़ाओ, फिर वो कहेंगे अरे तूने BMS किया है कि नहीं किया है, नहीं किया है सर,
तो फिर हाँ ये वो कई ऐसे बातें होता है ना, कई जगह इस तरह की बातें होती है, नहीं सिखाएगा कोई भी आपको। मैंने कहता मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, लेकिन हाँ इतना है क्योंकि मैं आयुर्वेद पढ़ा हुआ हूँ और मैं संस्कृत का आचार्य हूँ, तो मैं आपको प्रत्येक इन बातों को मैं ध्यान से आपको पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, आपको समझ में भी आएगा, बिल्कुल सहज तरीका से मैं पढ़ा दूंगा। मुझे भी पढ़ने में मजा आता है, पढ़ाते हुए भी मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आती है, मुझे खुद भी अच्छा लगता है। मैं हर चीज को एक्सप्लेन करना चाहूंगा, क्योंकि इससे क्या होगा, मेरे अंदर आयुर्वेद का सोच बढ़ेगा। जितना जितना आयुर्वेद का सोच बढ़ेगा उतनी उतनी हमारे प्रैक्टिस में हमें सफलता मिलेगी। ठीक है, आज से 1.5-2 साल पहले जिस तरह से मैं चिकित्सा करता था, आज की चिकित्सा में मेरा एकदम तरीका चेंज हो गया। मैं पंचकर्म पद्धति से मैं चिकित्सा करता हूँ। तो आप भी इसी तरह से इसको कर सकते हैं। प्रैक्टिस करना है, स्टडी करना है, सुनना है, उसका एक बार और रिवीजन करके आगे की ओर आपको बढ़ना है। कोई भी आदमी आयुर्वेद के इस उपक्रम को कर सकता है। पंचकर्म सहज है। कोई भी लोग कहते हैं नहीं आपने बीएमएस नहीं किया, आप नहीं कर सकते महाराज, कैसे होगा, ये इलीगल। ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान और बुद्धि बीएमएस के निर्भर नहीं है कि भाई बीएमएस किए हो तो वो ज्ञानी है, वही इसको पढ़ सकते समझ सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग भी समझ सकते हो। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। पंचकर्म का ये बहुत सिंपल और बहुत बढ़िया ये व्यवस्था है सीखने का। यहीं से आप पंचकर्म को प्रॉपर सीख सकते हैं। लेकिन हाँ इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हम फिर पढ़ेंगे तो उसी हिसाब से पढ़ेंगे। अगर आप चाहोगे भैया कुछ टोटका मिले, जैसे अभी कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे कि महाराज ये तो बताओ कि किसी को पेट में दर्द हो तो उसमें क्या करना चाहिए, तो सीधे हम वहाँ कूदेंगे नहीं कि पेट में दर्द हो तो क्या है। उसके इर्द गिर्द की सभी बातें हैं, धीरे से समझते हुए हम वहां तक पहुंचेंगे, ताकि आप लोग खुद हर एक चीज को एक्सप्लेन करने में एक्सपर्ट हो जाओ। अब देखो कितने सारे ग्रंथ है, कहाँ हम बहुत सारी चीजें पढ़ सकते, लेकिन अगर इसकी जो सूत्रात्मक तरीके से अगर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे तो हमें इतने बड़ा ग्रंथ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपको हर एक गली में, हर एक बात में, हर एक पेशेंट की छोटी छोटी और बड़ी बड़ी समस्याओं को आप ध्यान से समझ सकते हैं। उसकी चिकित्सा आप खुद अपना चिकित्सा की विधि आप निकाल सकते हो। कहीं किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर कोई आपको योग बनाने की जरूरत नहीं है, समन चिकित्सा की जरूरत है या नहीं है। तो इस तरह से सारी बातें हैं। ठीक है, तो किसी का अगर बातें समझ में नहीं आया है तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। अपने अपने कैमरे को खोलिए, जिसने क्वेश्चंस करना है हैंड रेज करिए और पूछिए जरा। गुरुजी हमें एक बात पूछनी थी। ये मेडिसिन से भी हम गुणों के विपरीत करके चिकित्सा करते हैं, इसमें भी करेंगे, दोनों में मतलब फर्क? दोनों में फर्क अवस्थानुसार होगा, किस तरह का रोगी है। अब देखो औषधि का उपयोग आयुर्वेद में कब बताया है, जब आप पंचकर्म करोगे, शरीर शोधन होगा, सब कुछ होगा, फिर रसायन रसायन चिकित्सा होगी, उस संदर्भ में समन के लिए। मतलब देखो किसी के शरीर में ना दोष बहुत ज्यादा है, बहुत पुराना है, तो ये तो कभी कल्पना ही मत करो कि कुछ दवाई देंगे और पूरा ठीक हो जाएगा, कुछ महीने तक हो जाएगा फिर जस का तस। वो तो रोकने वाली बात होती है। तो अब दवाई यहाँ कहाँ काम करेगा, तो उसका आप पहले ये इसी विधि से, ये जो संतर्पण अपतर्पण क्या करना है उसमें, उस विधि से ये जो षड उपक्रम जो इसने बताया है, लंघन करना है, ब्रीमण करना है, क्या करना है, उसके संदर्भ में आप सूत्र बनाते जाओ। इसको संतर्पण हुआ है, अपतर्पण करना है, इसमें रुक्षण करना है, लंघन करना है, लंघन में कौन सा वाला लंघन करना है, एक एक करके नोट करते हो। पहले चिकित्सा का सूत्र तैयार करना है, उसके बाद वो सब कुछ करना है। करने के बाद जो कुछ भी दोष शरीर में बचता है ना, जो कुछ भी दोष शरीर में बच जाता है, जैसे किसी किसी के आयुर्वेद बोलता है कि पूर्व जन्म में किए कर्मों के फल से भी व्यक्ति रोगी होता है, तो बहुत सारे पंचकर्म करने के बाद भी थोड़े थोड़े कुछ दोष बच जाते, तो उसके लिए समन के संदर्भ में फिर कुछ कुछ दवाइयां बताया है कि हाँ जी ये सारा हो गया, सारा डिटॉक्सिफिकेशन हो गई, डरने वाली कोई बात नहीं है। अब ये अपुनर्भव हो गया, यानी दोबारा ये बढ़ेगा नहीं, लेकिन थोड़े बहुत शरीर में बचा हुआ है, अब इसके लिए कुछ डरने की बात नहीं, ये दवाई खाओ तो धीरे धीरे शरीर में ये काम अपना करता जाएगा, पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। तो वो ना जैसे 100% था, उसमें 10% रह गया शरीर में, और 10% के लिए क्यों उसको फिर दुख देना ज्यादा, तो 10% दोषों के लिए फिर दवाइयां देनी है। दवाइयां 100% दोषों के लिए नहीं देनी है। तब वहां पर फिर आचार्यों ने बाद में फिर सिद्धि स्थान में बस्ती आदियों के बाद या पहले भी जगह जगह पर
ये सारी चीजें उन्होंने बताया है। दवाइयों का संबंध पंचकर्म के बाद होता है, पहले नहीं होता। पहले तो पंचकर्म के लिए दवाइयां होती है। जैसे अगर किसी का संतर्पण हो गया है, भूख नहीं लगती, दीपन पाचन नहीं हुआ है, पेट में दर्द होती है, तमाम बातें हैं, तो दीपन पाचन करना है, ये तमाम चीजें करने के लिए हमें क्या करना है, दवाइयां उसको देना है। लेकिन अगर रोग के लिए जो बाकी के जो दवाइयां जैसे बताया, रसायन देना है या कुछ भी इस तरह के आप ताम्र भस्म आदि कुछ दोगे, तो वो तो बगैर पंचकर्म शोधन किए बगैर तो समन के संदर्भ में दे ही नहीं सकते हम लोग। देने की परंपरा देते हैं, क्योंकि हमें न तो रोगी का परवाह है, न तो रोगी को भी आयुर्वेद के ये सारे भाषा पता है। उसको भी मालूम नहीं है कि हम वैद्य के पास गए हैं तो वैद्य का क्या हिसाब किताब है। वो आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी एलोपैथिक डॉक्टर के हिसाब से सोचता है, मगर आयुर्वेदिक डॉक्टर अगर वही है, जैसे अभी हमने पढ़े हैं कि वैद्य वही है जो पंचकर्म विधि से रोग निदान करता है, चिकित्सा करता है, वही डॉक्टर है आयुर्वेद वैद्य। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? गुरुजी एक चीज मेरे को पूछनी थी। जब जैसे आपने मेरा बताया था अजीर्ण है, तो वो तो उसमें अजीर्ण में तो पित्त बिगड़ा नहीं, अभी होता है, तो आपका इसमें तो अजीर्ण हम ठीक नहीं हुआ लंघन। अभी? गुरुजी कुछ हद तक बेहतर हुआ सौंफ का पानी लेने से और ये सब करने से, लेकिन वही जब पानी कम पीती हूँ तो और बढ़ जाता है। तो इसमें बृहद रहेगा या लंघन रहता है, इसमें कैसे समझ आएगा? अभी ना मेरा इसका नाड़ी का क्लास हो गया है दिव्या जी, आपका अलग सा क्वेश्चन है, तो अभी मेरे पास टाइम का थोड़ा अभाव है, एक दूसरा क्लास में जाना है, तो आज दीजिएगा विदा। जिसको जो आज क्यों अलग अलग स्थान से आए हैं सीखने के लिए, अगर आप सीखने की इच्छुक हो, इस ज्ञान को समझना चाहते हैं, तो 8699175212 नंबर नोट करिएगा, और पंचकर्म के आगे की जो क्लास है उसको आप अटेंड कर सकते हैं। तो दीजिए विदा, नमस्कार। आप सभी लोग जरा क्लास से लेफ्ट हो जाइए।